गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल हमने रिटर्न ऑफ इनकम के जो है कुछ टॉपिक किए थे, आज हम उसे नेक्स्ट करेंगे। आज का जो टॉपिक होगा वो है हाउ टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम, कि हम रिटर्न ऑफ इनकम को कैसे फर्निश करेंगे, इसके मैनर्स क्या होंगे, कौन कौन से पर्सन जो हैं इसे किस तरह से फर्निश कर सकते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले इंडिविजुअल है। अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ है, इनका कोई भी अकाउंट जो होता है, जो बुक्स जो होती हैं जिनकी ऑडिटिंग होती है, अकाउंट्स अगर ऑडिटिंग होती है हमारी सेक्शन अंडर सेक्शन 144 ए बी के अंदर, तो क्या होता है कि ये अपनी रिटर्न ऑफ इनकम को इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटल साइन करके फर्निश करवा सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ऑनलाइन करके इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटल साइन फर्निश करवा सकते हैं, मतलब ऑनलाइन करवा सकते हैं। दिस इज द वे ऑफ रिटर्न ऑफ फर्निश ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी इंडिविजुअल जिसका अकाउंट ऑडिट होता है, वो ऑनलाइन डिजिटल सिग्नेचर के साथ अपनी रिटर्न ऑफ इनकम को फर्निश करा सकता है। उसके बाद आता है, यदि कोई इंडिविजुअल है, इसमें क्या आती है, कंडीशन आती है। अगर वो रेजिडेंस ऑफ इंडिया है और उसकी जो एज है वो 80 ईयर्स है, इट मीन्स वो क्या हुआ, सुपर सीनियर सिटीजन हुआ। तो उनके पास क्या होता है, ऑप्शन आता है, वो कौन कौन सी फर्निश कर सकते हैं। उनके पास क्या होती है, रिटर्न ऑफ इनकम आईटीआर 1 होती है, एक आईटीआर 4 होती है, सहज और सुगम की जो हमने बात की थी। तो उनके पास रिटर्न ऑफ इनकम जो फर्निश करते हैं, उनके लिए ऑप्शन होते हैं, वो तीन तीन ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले होता है इलेक्ट्रॉनिक अंडर डिजिटल सिग्नेचर, मतलब कि वो ऑनलाइन फर्निश कर सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिकली अंडर इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, ये भी ऑनलाइन होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे कि हम कभी कभी अपना व्हाट्सअप ऑन करते हैं, तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, ओटीपी मांगता है। ओटीपी हमारे फोन नंबर पे आ जाता है, फिर उसके बाद हम उसमें ओटीपी डालते हैं, वेरिफिकेशन हो जाती है। इसी तरह क्या होता है, इसमें भी आपके आधार कार्ड, आधार लिंक, आधार के साथ या फिर अकाउंट नंबर के साथ, फोन नंबर के साथ जो है ओटीपी लिंक होते हैं आपस में, तो उससे वेरिफिकेशन करा के भी आप आईटीआर को फर्निश करा सकते हैं। उसके बाद अगर मान लो ये वेरिफिकेशन जो है नहीं हो पा रही है, वेरिफिकेशन नहीं हो पा रही है, मतलब आपने फाइल तो ऑनलाइन फर्निश कर दी लेकिन वेरीफाइड नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आईटीआर 5 के अंतर्गत एक एक्नॉलेजमेंट होती है, वो करानी पड़ती है। उसमें क्या होता है कि 2 हार्ड कॉपी होती है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन इन आईटीआर 5, ये थर्ड पॉइंट है आपका। इसमें क्या होता है, 2 हार्ड कॉपी होती है, एक अपने पास रखनी होती है, एक सीपीसी आप बेंगलुरु कर्नाटक भेजनी होती है। एक कॉपी सीपीसी बेंगलुरु कर्नाटक भेजनी होती है, पूरी उसकी इन्फो फिल करके मैनुअल मैनर में। यदि ऑनलाइन आईटीआर फाइल नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रिंट निकाल कर उस पर साइन करके और वेरीफाई करके 120 दिन के अंदर उसे वहां पर भेजना होता है। बेंगलुरु में ये जो होता है आईटीआर का मेन ब्रांच है। उसके बाद फोर्थ जो है पेपर फॉर्म है। पेपर फॉर्म बहुत इजी है, उसे मैनु वैसे ही निकाल लिया ऑनलाइन से, फिर उसको फिल किया, उसकी वेरिफिकेशन की, सिग्नेचर किया और उसे सीधा बेंगलुरु भेज दिया। उसके बाद इंडिविजुअल एचयूएफ अदर केस, मतलब कि जहां ऑडिटिंग नहीं होती है, हमने पढ़ा कि ऑडिटिंग होती है तो कैसे वो लोग फर्निश करेंगे अपनी आरओआई को, और अगर सीनियर सिटीजन है तो वो लोग कैसे करेंगे। लेकिन अगर इनके अलावा कोई अदर पर्सन है तो वो लोग कैसे करेंगे, वो लोग भी, उनके पास भी 3 ही ऑप्शन होंगे। अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ के अलावा है, उनके पास भी यही 3 ऑप्शन होंगे जो हमने अभी पढ़े। कौन कौन से, इलेक्ट्रॉनिक अंडर डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिकली अंडर वेरिफिकेशन कोड जिसमें वो ओटीपी के द्वारा अपना जो है रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करते हैं, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक एंड वेरिफिकेशन इन आईटीआर 5। इसमें क्या होता है कि अगर उनकी वेरिफिकेशन नहीं होती है तो वो एक्नॉलेजमेंट की सहायता से जो है बेंगलुरु अपनी जो रिटर्न ऑफ इनकम होती है उसको भेज सकते हैं। उसके बाद कंपनी जो होती है, कंपनी आईटीआर जो है 6 फाइल करती है। तो कंपनी कैसे कर सकती है, कंपनी भी इलेक्ट्रॉनिक अंडर डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से आईटीआर फाइल कर सकती है, वो भी ऑनलाइन मोड से कर सकती है। उसके बाद हमने पढ़ा था पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी का पढ़ा था, तो वो भी अपनी ऑनलाइन कर सकती है, इलेक्ट्रॉनिक अंडर डिजिटल सिग्नेचर। उसके बाद अदर केस आता है, जैसे कि चैरिटेबल ट्रस्ट है या फिर कोई मेडिक्लेम ट्रस्ट है, तो ये सारे ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन इनके पास भी सुविधा होती है इन 3 ऑप्शंस की, कि या तो वो ऑनलाइन कर सकते हैं या ओटीपी के माध्यम से कर सकते हैं या फिर आईटीआर 5 फाइल कर सकते हैं एक्नॉलेजमेंट की सहायता से। ठीक है। उसके बाद फोर्थ आता है फर्म। फर्म जो होती है कि जो आईटीआर 5 फाइल करते हैं, उनके पास क्या होता है, यदि इनका अकाउंट ऑडिट होता है अंडर सेक्शन 44 ए बी के तहत, तो इसमें क्या होता है, रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश कर सकते हैं किसके माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिकली अंडर डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से।
और इनको जो इनके अलावा अगर कोई दूसरा केस आता है तो उनको भी वही 3 ऑप्शन मिलते हैं। ये सबके अलग अलग मेथड है कि किनको ये 3 सुविधाएं मिलेंगी या किनको नहीं मिलेंगी। सबसे मेन चीज है कि ये ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन ये जो 3 सुविधाएं हैं वो कुछ ही पर्सन को मिलती हैं। अब जो हमारा दूसरा टॉपिक आता है वो आता है स्टेप्स फॉर ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। जैसे कि हम पढ़ रहे थे अभी कि हम किस तरह से मतलब ऑनलाइन फाइल करेंगे, अब इसके हम स्टेप्स पढ़ेंगे। जब आईटीआर ऑनलाइन फाइल की जाती है तो उसका कुछ प्रोसेस होता है जिसको फॉलो करना अनिवार्य होता है। सबसे पहले क्या होता है, जैसे किसी भी चीज को करने के लिए हम अभी भी गूगल जाते हैं तो उसकी साइट भर के फिर उसे खोल देते हैं तो उसकी पूरी साइट खुल जाती है। तो सबसे पहले अगर हमें रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी है तो उसके लिए हम साइट विजिट करेंगे। साइट क्या है, www.income.taxindia.efiling.government.in, ये इसकी साइट है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा, सिलेक्ट द रेगुलेटेड आईटीआर फॉर्म। जैसे कि अब हर पर्सन को अपना फॉर्म सिलेक्ट करना होगा कि भाई वो कौन सी कैटेगरी में आता है। अगर मान लीजिए इंडिविजुअल है, हमने पढ़ा था कि उसकी 50 लाख से इनकम 50 लाख इनकम होती है, किसी भी तरह से इनकम जनरेट हो रही है तो वो आईटीआर 1 की कैटेगरी में आएगा। हमने पढ़ा था कि आईटीआर 6 की कैटेगरी में कंपनी आती है तो कंपनी आईटीआर 6 का फॉर्म सिलेक्ट करेगी। इंडिविजुअल जिसकी 50 लाख तक की इनकम है वो आईटीआर 1 सिलेक्ट करेगा। ठीक है, आईटीआर 1 सहज का है, आईटीआर 4 सुगम का है, जो सुगम वाले में आते हैं वो सुगम को सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से अलग अलग फॉर्म्स का सिलेक्शन करना पड़ता है अलग अलग पर्सन को, एसएससी को। उसके बाद स्टेप 3 क्या आता है, प्रिपेयर रिटर्न ऑफलाइन, मतलब कि आप ऑफलाइन भी उसे कर सकते हैं जैसे आपको सही लगे, और आप उसे ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन और ऑफलाइन करके उसे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद फॉर्म को फिल करके उसकी जितनी भी रिक्वायर होती है सिग्नेचर करके उसे अपलोड कर दिया जाता है। उसके बाद एक एक्नॉलेजमेंट होती है जिसमें प्रिंट निकाल कर रखना होता है, एज ए प्रूफ रखना होता है, उसे एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं, जिसमें प्रिंट निकाल करके उसका जो आईटीआर होती है आपका उसका रख लिया जाता है। उसके बाद होता है आईटीआर डिजिटल माध्यम से साइंड हो जाती है, वेरीफाइड हो जाती है। मतलब कि अगर वो वेरीफाइड हो गई तो ठीक है, अगर वो वेरीफाइड नहीं हुई तो हमने बोला था कि आईटीआर 5 का हम यूज करेंगे, जिसमें क्या होता है कि ओटीपी के माध्यम से वेरीफाई नहीं कर पाते हैं तो इसका ऑप्शन होता है किसका, एक्नॉलेजमेंट का, जिसमें हमने 2 कॉपी रखनी होती है, एक कॉपी अपने पास रखनी होती है प्रिंट उसका निकाल के, और एक कॉपी जो होती है हमने बेंगलुरु भेज देनी होती है। बेंगलोर का भी एक पूरा का पूरा जो है एड्रेस है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सीपीसी, पोस्टमैन नंबर 1, पोस्ट ऑफिस, बेंगलुरु कर्नाटक में, और इसका जो पिन कोड है वो है 560-100, ये इसका पिन कोड है। यहाँ हमें भेजनी होती है इसे, स्पीड या ऑर्डिनरी के माध्यम से भी हम भेज सकते हैं। ठीक है, 120 दिन के अंदर वेरीफाई करा के भेजना होता है अगर ओटीपी के माध्यम से वेरीफाई ना हो। उसके बाद हमें जो हम रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, तो वो हमें किस तरह की सुविधाएं प्रदान करता है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो पहली जो सुविधा है वो है कि रिटर्न प्रिपेयर सॉफ्टवेयर की हम ऑनलाइन मेथड से या फिर किसी भी तरह से अपने जो है इनकम टैक्स की सारी गणना कर सकते हैं। उसमें कितना हमारा टैक्स बैठ रहा है और कितनी हमारी रिटर्न ऑफ फॉर्म है, किस तरह से फिल करना है, पहली सुविधा ये हो गई। उसके बाद व्यू फॉर्म होता है 26 AS के अंदर। इसमें क्या होता है, ये एक टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट होती है जिसमें टीडीएस, टीसीएस जो कि हमारा टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता है, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स होता है, एडवांस टैक्स, इन सभी की पेमेंट के बारे में 26 AS के अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है कि किस तरह से आपका कौन पर्सन जो है कितना टीडीएस काटा है, आपका किस तरह से कितना टैक्स बैठा हुआ है, ये सारा 26 AS के अंदर बताया होता है। इसमें हमें रिफंड की भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि अगर किसी तरह का रिफंड होता है तो उसकी भी इंफॉर्मेशन इसमें आ जाती है। उसके बाद ये फॉर्म होता है कि किस डिडक्टर ने, मतलब कि टीडीएस जो काटता है, कोई डिडक्टर होता है, कितना उसने आपका टीडीएस काटा है उसकी इंफॉर्मेशन भी इसी के अंदर मिलेगी। ठीक है, कितना टैक्स आपने पे किया है उसकी इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है चेक स्टेटस ऑफ ई फाइल्ड रिटर्न ऑनलाइन, की हम स्टेटस चेक कर सकते हैं कि हमने जो फाइल रिटर्न ऑफ इनकम फाइल की थी वो कहाँ तक उसका प्रोसेस हुआ है, ये सारी हम ऑनलाइन उसको कर सकते हैं और हम ऑनलाइन सबमिट भी कर सकते हैं। उसके बाद हम रिफंड भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी हमारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की सुविधाएं हैं। उसके बाद
एडवांटेज क्या क्या होते हैं ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम के? क्या क्या एडवांटेज होंगे? जैसे कि सबसे पहले पता चल रहा है कि ऑनलाइन करते हैं तो इसे हम घर बैठ के भी कर सकते हैं, ठीक है, टाइम सेविंग हो गया, आसानी से हो सकता है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अवेलेबिलिटी एनी टाइम एनीवेयर, मतलब कहीं भी ये उपलब्ध हो सकता है, आप कहीं भी है कहीं से भी इसे कर सकते हैं, 24/7 ये अवेलेबल होता है। उसके बाद हायर डाटा एक्यूरेसी, आपने अभी जो पीछे चैप्टर पढ़ा था ऑफेंसेस वाला, हाँ, उसमें एक सेक्शन है 280। वो 280 में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो जितने भी एसएससी होते हैं उनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, वो बोलती है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की अथॉरिटी होती है, कि बिना मेरी परमिशन के किसी भी पर्सन को इनके जो भी डॉक्यूमेंट है वो ना दिखाए जाए। तो इसमें क्या हो गया, हायर डाटा एक्यूरेसी हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन के बिना किसी के भी जो डॉक्यूमेंट्स है वो कहीं भी बाहर दिखाए नहीं जाएंगे। तो मतलब कि उनके जो आईटीआर फाइल करते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं बहुत ज्यादा सेफ हैं। उसके बाद जो भी वो फाइल करते हैं वो डाटा पूरी सिक्योरिटी के साथ सेफ होते हैं। तो एक पॉइंट ये हो गया। उसके बाद फास्टर प्रोसेस होता है, ऑनलाइन है, पूरा डिजिटली मैनर है, तो जल्दी जल्दी काम हो जाता है। उसके बाद गेट फास्ट रिफंड, अगर ये फास्ट है तो जिस तरह आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं और जैसे आईटीआर फाइल करने के बाद अगर आपको रिफंड चाहिए तो वो भी आपको फास्ट वे में मिल सकता है। उसके बाद सबसे अच्छा पॉइंट इसका है पेपरलेस है, कि आप ऑनलाइन उसे कर देंगे, मतलब ऑफलाइन मैनुअली हो रहा है तो उसकी बात अलग है, लेकिन अगर ऑनलाइन कर रहे हैं तो पेपरलेस है। इसमें क्या होगा, हम ये सेफ ट्री और एनवायरमेंट को भी हमारा क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। तो इससे हम अपनी ट्री को भी बचा सकते हैं और एनवायरमेंट, मतलब पेपरलेस है, ये सारा काम ऑनलाइन होता है, तो इसलिए ये इसके क्या हो गए, बेनिफिट्स हो गए। एक लास्ट टॉपिक जो आता है वो आता है ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ टीडीएस। इसमें क्या होता है, जो पर्सन किसी को भी पेमेंट करता है, जो पेमेंट करता है वो टीडीएस काट देता है। कहीं भी इनकम जनरेट होती है तो वो क्या करता है, टीडीएस को काट देता है, फिर उसके बाद किसी और को पेमेंट करता है। जहां पर इनकम जनरेट होती है वहां पर टीडीएस काट लिया जाता है। उसके बाद ये एक तरह से मैकेनिज्म होता है गवर्नमेंट का कि भाई इसमें क्या होता है, टैक्स चोरी ना हो। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि एक पर्सन है, उसके बाद एक दूसरा पर्सन है। पहला पर्सन है जो पेमेंट करेगा उसे हम पेयर बोलेंगे, और उसके बाद दूसरा पर्सन है जो रिसीव करेगा उसे हम पेई बोलेंगे। क्या होता है कि जो पेयर है वो है हमारा एक्स एलटीडी, एक कंपनी है। उसके बाद दूसरा पर्सन है जो रिसीव करता है वो कॉन्ट्रैक्टर है। तो एक्स एलटीडी ने पेमेंट करनी है कॉन्ट्रैक्टर को 2 लाख रुपए की। अब वो 2 लाख रुपए उसे पेमेंट करनी है, तो वो क्या करता है कि 1% टीडीएस ऑन द स्पॉट काट लेता है। वहां पे किसकी इनकम, किसकी जनरेट हो रही है, कॉन्ट्रैक्टर की। तो वो टीडीएस इसलिए काट लेता है कि कहता है कि भाई तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, तुम पूरी इनकम को शो करो या ना करो, अगर आगे कुछ दिक्कत होगी तो फिर गवर्नमेंट जो है मेरे को पकड़ेगी। तो वो टीडीएस काट लेता है। 1% कितना हुआ, 2,000 रुपए। वो कॉन्ट्रैक्टर को कितनी पेमेंट करेगा, 1,98,000 की पेमेंट कर देगा, और वो बता देगा बकायदा कि उसको रिसिप्ट दे देगा, मैंने आपका टीडीएस काट लिया है, इतने रुपए का काटा है, आप इसका रिफंड ले सकते हैं। वो सारा का सारा प्रोसेस उसको बता देगा। ये काटना जरूरी होता है ताकि इससे टैक्स चोरी को बचाया जा सके। इनकम जनरेट होती वहीं पे ही टीडीएस काट लिया जाता है, जो पे करता है वही काटता है। एक्स एलटीडी कॉन्ट्रैक्टर को एक सर्टिफिकेट देगी, हमने इतना टीडीएस काटा है, वो उसको बता देगी और उसे बोल देगी कि भाई अगर तुम्हें क्लेम चाहिए तो तुम ले सकते हो। उसके बाद क्या होता है, टीडीएस काटने पर टीडीएस को जमा करने का भी टाइम लिमिट होता है। मतलब कि अगर आपने टीडीएस काट दिया है तो एक टाइम लिमिट होती है जब आपको टीडीएस जमा करना होता है गवर्नमेंट के पास। तो इसका भी अलग अलग इसके अलग अलग केसेस होते हैं, जैसे कि इफ टीडीएस गवर्नमेंट काटती है, मतलब कि अगर गवर्नमेंट ने टीडीएस काटा तो क्या होगा, या फिर गवर्नमेंट के बिहाफ पे कोई काटता है तो उसको कब ये डिपॉजिट करना होता है, सेम डे डिपॉजिट करेगा विदाउट चालान। विदाउट चालान उसी दिन जमा करना होता है। दूसरा केस होता है कि अगर कोई विद चालान उसे जमा कर देता है तो जिस दिन उसने टीडीएस काटा है अगले महीने की 7 तारीख तक वो जमा कर सकता है। उसके बाद अगर कोई अदर डिडक्टर है, कोई और है गवर्नमेंट के अलावा, तो वो भी जिस दिन टीडीएस काटा है उसके अगले महीने की 7 तारीख तक जमा कर सकता है। उसके बाद मार्च है, तो मार्च में क्या होता है कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे काम होते हैं, क्योंकि उसको जो है मार्च में बुक्स वगैरह क्लोज करनी पड़ती हैं, ऑडिटिंग वगैरह होती है। तो इसलिए एक जगह पढ़ा था कि 7 से उसकी जो डेट होती है वो 31 कर दी जाती है। तो यहाँ पे मार्च से 30 अप्रैल तक उसकी डेट बढ़ा दी जाती है, ताकि जो है वो आराम से उसको भर सके, ज्यादा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे ज्यादा भार ना पड़े।
उसके बाद टीडीएस की एक स्टेटमेंट सबमिट करनी होती है, जो टीडीएस काटता है उसको हर 3 महीने में बताना होता है पूरी डिटेल के साथ कि इतना इतना टीडीएस उसने काटा है। तो क्वार्टरली रिटर्न होता है, उसे इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करनी होती है। उसके बाद इस रीजन का मतलब कि रीजन के साथ करता है कि इतने रेट का इस तरह से उसने टीडीएस काटा है। जैसे कि फॉर्म 24 क्यों है, तो इसमें क्या है, सैलरी पे अगर उसने टीडीएस काटा है तो वो बताएगा इस पर कि उसने कितना टीडीएस काटा है, 3 महीने के अंदर उसे बताना होगा, ये सबमिट करना होता है गवर्नमेंट को। उसके बाद फॉर्म नंबर 26 क्यू है, तो इसमें अदर इनकम पर अगर टैक्स डिडक्टर टीडीएस काटता है तो उसके बारे में भी बताना होता है। उसके बाद लास्ट आता है कि ड्यू डेट होती है, जो क्वार्टरली टीडीएस काटते हैं उसकी ड्यू डेट होती है जो सबमिट करनी होती है। तो ड्यू डेट जो होती है हर 3 महीने की होती है। जैसे कि अप्रैल मई जून की ड्यू डेट क्या हो जाएगी, 31 जुलाई। और ऐसे ही ये सारा का सारा कंटिन्यू चलता रहता है। लेकिन जो लास्ट में आता है, लास्ट में जो आता है उसमें क्या होता है, जैसे जनवरी फरवरी मार्च आएगा, तो जैसे कि मैंने बताया मार्च की डेट को बढ़ा के आगे कर दिया जाता है। आगे कर दिया जाता है क्योंकि मार्च के महीने में जो होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जो होते हैं बहुत सारे काम होते हैं। और अभी भी शायद कोरोना की वजह से जो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो ये ड्यू डेट है फर्निशिंग ऑफ क्वार्टरली, इसको 30 जून कर दिया गया है। तो गवर्नमेंट की तरफ से भी इसे अपनी तरफ आगे बढ़ाया जा सकता है और अभी भी इसे आगे बढ़ा रखा है। यानी कि पहले भी इसे 7 से 30 अप्रैल किया हुआ था और अब भी इसे क्या कर सकते हैं, 31 मार्च से 31 मई तक इसे भर सकते हैं। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। थैंक यू क्लास।